कौन कहेगा कि 100 साल हो गए इस तस्वीर को, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ तो है जो अलग है। बस लगता है इस ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में किसी ने थोड़े रंग भर दिए हों। बचपन में अपने मोहल्ले में रथ यात्रा से ठीक एक हफ्ते पहले हम रथ बनाया करते थे। तब जगन्नाथ पुरी की यात्रा के बारे में सिर्फ पापा से सुना और टीवी चैनलों में देखा था। पर इस साल जब वहां जाने का मौका मिला तो हमने एक बार भी इस बारे में सोचकर वक्त जाया नहीं किया और अपने साथ अपना कैमरा लिए पहुंच ही गए हम आखिरकार उड़ीसा, द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। पुरी से लगभग 60 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर, जिसे टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है, यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी बिना सत्यम और उनके दोस्तों के शायद ही मुमकिन हो पाती, जिन्होंने मुझे रथ यात्रा के लिए अपने शहर भुवनेश्वर बुलाया। पहले दिन हम पहुंचे शांति स्तूपा। कहा जाता है सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध जीतने के बाद दया नदी, जो आज भी यहाँ बहती है, कभी खून से लाल हो गई थी। कलिंग युद्ध ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अहिंसा और धर्म का रास्ता अपनाएं और फिर शांति चिन्ह के रूप में स्तूपा की स्थापना हुई। अगले दिन हम जगन्नाथ के शहर पुरी आ पहुंचे, उस महायात्रा को एक्सपीरियंस करने जिसके बारे में हमने सिर्फ आज तक सुना था लोगों से। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक मुख्य त्योहार है, परंतु इस महायात्रा के पीछे के इतिहास को भी जानना हमारे लिए जरूरी है। रथ यात्रा के संबंध में कई पौराणिक कथाएं हैं। राजा इंद्रद्युम्न, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था, उनकी पत्नी रानी गुंडीचा से भगवान जगन्नाथ ने वादा किया था कि हर साल वे अपनी भाई बल्लभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर आएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को पुरी के समुद्र तट पर एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिला था और भगवान विश्वकर्मा ने इस दिव्य लकड़ी को आकार दिया। उन्हें कई दिन लगे इसे आकार देने में, परंतु एक दिन रानी गुंडीचा ने मंदिर के दरवाजे मूर्ति बनने से पहले ही खोल दिए और भगवान विश्वकर्मा मूर्तियों को अधूरा छोड़कर गायब हो गए। आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां ठीक उसी आकार में हैं। ऐसा लग रहा था हर गांव और शहर से लोग यहाँ सिर्फ इस आस में आए हुए हैं कि उन्हें जगन्नाथ जी की एक झलक दिख जाए। सबके आंखों में मुझे एक अलग तरह की खुशी दिखाई दे रही थी, जिसे जहाँ जगह मिलती वो वहाँ खड़े होकर रथ को गुजरता देख रहा था। दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी तो प्रशासन की तरफ से भी उससे भी लड़ने का उपाय दे रखा था और श्रद्धालु इसका भरपूर रूप में लुत्फ उठाते हुए नजर आए। न्यूज चैनल के आंकड़े बताते हैं कम से कम 10 लाख से ऊपर लोग यहाँ इस महायात्रा में शामिल होने आए थे। और सच में ऐसा कुछ जब तक आप वहाँ पहुंचकर एक्सपीरियंस ना करें तब तक आप उसकी गहराई को नहीं समझ पाते। जब आप उस भीड़ को 1000 टन के रथ को खींचते हुए देखते हैं तभी आप लोगों की भक्ति को समझ पाते हैं। जब तपती गर्मी से भी ये भक्त हार नहीं मानते तब इनका जोश हमें नजर आता है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, हर वर्ग के लोग मुझे अपनी भक्ति में यहाँ लीन नजर आए। कोई शंख बजाकर अपनी भक्ति जाहिर कर रहा है तो कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है, तो कोई सिर्फ महसूस करना चाहता है इस महायात्रा को।
आप को एक ब्लॉगर नहीं मानता। कैमरे में देखकर बड़बड़ाने में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना इन कहानियों को अपने कैमरे से आप तक पहुंचाने में लगता है। मैं शायद अपने आप को एक कहानीकार यानी स्टोरी टेलर या फिर एक फिल्म मेकर के रूप में देखता हूँ। ऐसे एक्सपीरियंसेस से खुद कुछ सीख कर आप तक शेयर करना शायद मुझे इसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अब तक आप हमारे साथ जुड़े हैं तो क्यों ना इस वीडियो को आप जैसे ही कुछ लोगों तक हमें पहुंचाने में मदद करें। मान लीजिए अगर हर व्यूअर इसे 15 लोगों के साथ शेयर करेगा तो हमारी मेहनत कई लोगों तक पहुंचने में संभव होगी। देखिए अभी इसके बाद एक और दिलचस्प कहानी आनी बाकी है। स्पीति के पहाड़ों में रात के अंधेरे में तारों से भरे आसमान की कहानी, ठीक इसी चैनल पे। मिलते हैं आपसे जल्दी। ये वीडियो आप लोगों के बिना बनती नहीं। आप वहाँ छत पे लेके गए हमें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने छत दी हमें रहने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। आप ही का घर है, अरे आइए, हम लोग हैं आपके लिए ही घर।